इसका बिल्कुल ये आपका मेरे तोपचाची का एक बहुत ही अति प्राचीन पहाड़ है और इसकी अपनी विशेषता है। और अभी शायद ठंडा का दिन भी है जिसे दिसंबर महीना कहते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है दिसंबर एंड जनवरी इज द कूलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, सॉरी आरदी 2 महीना का नाम है। तो इसका मतलब है कि हम इस एरिया में इनको इसलिए बुलाएं ताकि मैं अपने सबसे पहले अपने शरीर की परीक्षा ले रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि जिस प्रकार मेरा स्वास्थ्य रहता है कि क्या मैं आने वाले जो चुनौतियां होंगी वो मेरा शरीर झेल पाएगा कि नहीं। क्योंकि ये शीतलहरी का टाइम है। जेन्युइन अभी कोई भी लीडर अगर अपना इंटरव्यू देता तो जाहिर सी बात है दिन में देता या अगर रात को भी देता तो किसी बंद कमरे में देता। लेकिन ये पीछे पहाड़ है, ऊपर खुला आसमान है और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। यानी मैंने एक ऐसे टेम्परेचर को चुना है जहाँ पारा माइनस में जा रहा है या फिर पारा काफी कम है। यानी ठीक ठंडा के दिन में मैंने ठंडी जगह को चुना है। पहाड़ अमूमन ठंडा होता है। तो इस हिसाब से मैं अपने शरीर का भी मैं आकलन कर रहा हूँ कि क्या मेरा शरीर आगे के आंदोलन के लिए तैयार है कि नहीं। मेरा दिल और मेरा दिमाग तैयार है, लेकिन क्या मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ तैयार है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने मीडिया बंधुओं को भी मैंने आज पहाड़ पे ही बुलाया है और जानबूझकर रात को ही बुलाया है कि आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं अपने आप को भी परखना है। क्योंकि मेरा मानना है अब मेरी नियति तय है। मेरी नियति तय है कि हम बीमार नहीं हो सकते। किसी दिन हम मर सकते हैं, ये खबर आपको कानों कान मिल जाएगी कि टाइगर आज नहीं रहा, लेकिन बीमार हो जाएंगे ये हमको भी बड़ा दुख लगता है। लेकिन चूंकि डॉक्टर का गाइडलाइन है, कुछ शारीरिक मैंने समस्याएं होती हैं और समस्याएं बहुत गहरी हैं और गंभीर हैं। क्योंकि हम साउथ इंडिया से भी इलाज करा के आए हैं, आपके कलकत्ता में भी हमारा इलाज कुछ दिन चला, तो कुल मिलाकर काफी गंभीर समस्याएं हैं। लेकिन आज मैं अब लगता है मुझे कि अपने शरीर को जो प्राकृतिक बनावट है मेरा, मैं प्राकृतिक क्षेत्र में बैठा हूँ और मैं यहाँ से अपने आप को एक संदेश भी दूंगा और अपने शरीर को एक चुनौती भी दूंगा कि अगले रणनीतियों के लिए, अगले आंदोलनों के लिए, कार्यक्रमों के लिए मैं किस प्रकार से तैयार हूँ। अभी पुलिस बहाली हुआ है जिसमें ओबीसी आरक्षण 0 कर दिया है, इस पे आपका क्या? हाँ, इस पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा चूंकि मेरी एक विचारधारा है कि जब कोई इंसान, और शुरू से मैं इस विचारधारा के पक्षधर हूँ कि कोई इंसान यदि अपने हिस्से की रोटी को खाता है तो उसे हम प्रकृति कहते हैं कि इसका स्वभाव प्राकृतिक है। कोई इंसान अगर बहुत दिल वाला है, उसे लगता है कि नहीं अपने हिस्से की रोटी भी किसी को दान कर दे, तो उसे संस्कृति कहते हैं। अरे वो इंसान बहुत अच्छा है, उसकी संस्कृति सुंदर है। लेकिन कोई इंसान अगर किसी के हिस्से की रोटी को छीन के खाए उसे विकृति कहते हैं। और मेरा मानना है प्रकृति का स्वभाव हो ना, मुझे संस्कृति दिखानी, अपना हिस्से का दान करके भूखे नहीं रहना है। प्रकृति यानी अपने अपने की हिस्से रोटी खानी चाहिए। तो अगर ओबीसी, जो कि अगर झारखंड की बात करें तो जब भी झारखंड की बात आती है जहन में पहला शब्द आदिवासी का आता है। आना भी चाहिए। हम सम्मान रखते हैं कि एक ऐसा समाज है जिसने सदियों तक उत्पीड़न झेला है। लेकिन एक सबसे बड़ा वर्ग अगर राज्य का है तो पिछड़ा वर्ग आता है, जिसकी आबादी इस राज्य में 54% है। आज मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, चूंकि आदिवासी वर्ग, चूंकि भारत राज्य को आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, अतः कोई भी नियम कानून उनके खिलाफ नहीं जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति एससी वर्ग की बात करेंगे तो चूंकि संवैधानिक शक्तियों के तहत वे भी लगभग सुरक्षित रहेंगे। और जहां तक ईडब्ल्यूएस अथवा जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पहुंचे हुए लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इस राज्य की बात करें या ये देश की बात करें, अगर कोई घंटे की तरह पीटा जाएगा तो ओबीसी वर्ग है, वो ना घर का है ना घाट का है। बाकी मैं स्थिति सबकी खराब है या फिर सबकी थोड़ी थोड़ी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल और देखा जाए तो सभी वर्गों का कुछ ना कुछ स्थिति है कि उनको कोई ना कोई आके बचाएगा। जैसे अगर आप आदिवासियों के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, होना भी चाहिए। उत्पीड़क समाज रहा है, वो हमेशा उत्पीड़न को झेला है उन्होंने। अब दलित वर्ग की बात करें, उन्होंने भी उत्पीड़न को झेला है। लेकिन कोई ना कोई चीजें हैं, शक्तियां हैं जो उनको आकर बचाव कर लेती है। लेकिन ओबीसी को बचाने वाला कोई नहीं, उसी का दशा है। और ये में दुर्भाग्य है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस समाज का 54% आबादी इस राज्य में है, अगर उस समाज को नग्न कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो मुझे लगता है उनके संवैधानिक अधिकारों का गला घोटना ही नहीं, गला को रेत कर काट लेने के बराबर है। शून्य तो होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको पूरे दावे और विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये तोपचाची क्षेत्र है, आप पूरे तोपचाची का सर्वे कीजिए। मैं उतना लंबा लंबा कहने की आदी नहीं हूँ। आप अब मीडिया बंधु लोग हैं, ये रात्रि का समय, चलिए मैं अपने घर में आपको सुलाता हूँ। आप सुबह उठ जाइए तोपचाची में 28 पंचायत, 117 गांव है और कुल मिलाकर गली मोहल्ला टोटल मिलाकर लगभग 250 गांव है। अगर आपके पास समय है और सामर्थ्य है, आप 250 गांव के 250 ग्राउंड का सर्वे कीजिए। 10 दौड़ने वालों में 8 ओबीसी का बेटा है। और सबसे टारगेट अगर ओबीसी कुछ करता है, आज भी ओबीसी अगर टारगेट कुछ ओबीसी, तो वो पुलिस की बहाली को करता है। यानी आप उन 10 में से 8 बेटों का सपना को एकदम एक झटके में चकनाचूर कर दिए। मैं चाहता हूं सभी, मैं किसी वर्ग से कोई अगर अपने हिस्से की रोटी खा रहा है, मुझे किसी आपत्ति नहीं है।
एसटी वर्ग को उसका हिस्सा मिले, एससी वर्ग को मिले, जनरल कैटेगरी भी खुशहाल रहे। लेकिन ओबीसी वर्ग को अगर इस तरह माने उसके गर्दन को काटकर कोई अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सर्वे कर ले। मैं चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को कहूंगा, उनके मंत्रिमंडल को कहूंगा, वो किसी भी गांव में, कोयलांचल की, मैं कोयलांचल की बात कर रहा हूँ, धनबाद बोकारो, गिरिडीह बोकारो, ये जो जामताड़ा का क्षेत्र है, आप किसी भी गांव में जाएं, जो कि तोपचाची है, 100-200 गांव यहाँ कुल मिलाकर होंगे, रेवेन्यू गैर रेवेन्यू मिलाकर, उन 200 गांवों में 200 फुटबॉल के मैदान होंगे, जहां सुबह 7 से 8 बजे सैकड़ों की संख्या में, एक ग्राउंड में सैकड़ों की संख्या में लड़के दौड़ने के लिए जाते हैं। उनमें 10 में से 8 बच्चा ओबीसी वर्ग का होगा।